हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट मेंटोर पर। तो आज है लेक्चर 2 ऑफ आवर फॉरेक्स ट्रेडिंग सीरीज बूट कैंप। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। तो आज हम देखेंगे भी फॉरेक्स मार्केट है क्या और वो काम कैसे करता है। तो इस वीडियो में हम मेजर 5 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक है व्हाट मूव्स द फॉरेक्स मार्केट, मतलब फॉरेक्स मार्केट मूव कैसे होता है। फिर दूसरा भी कौन इसको कंट्रोल करता है, मतलब मार्केट मेकर्स कौन होते हैं इसके। फिर कौन से मार्केट में सेशंस होते हैं, क्योंकि हमको पता है भी 24 घंटे खुला रहता है ये तो हम 24 घंटे तो बैठ नहीं सकते, रोबोट तो है नहीं, तो कब कब हमें आना है, ठीक है। वाई वोल्टिलिटी चेंज एट डिफरेंट टाइम्स, और कैसे ही मान ली वॉल्यूम अप ज़्यादा कम ज़्यादा होती है इसमें, तो वो भी हम इसमें देखेंगे। और वाई मोस्ट बिगिनर्स फेल इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, और बहुत सारे बिगिनर्स फेल क्यों होते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, वो भी हम देखेंगे, ठीक। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर्स जो हैं वो इसलिए पैसा लूज़ नहीं करते कि उनके पास बैड स्ट्रेटजीज होती हैं, बट ज़्यादातर ट्रेडर्स इसलिए भी पैसा लूज़ करते हैं क्योंकि वो इस मार्केट को अच्छे से समझते ही नहीं है। उसको उनको इसकी वर्किंग की ही पता नहीं है भी फॉरेक्स मार्केट वर्क कैसे करता है, क्या क्या फोर्सेस होती हैं फॉरेक्स मार्केट के पीछे जो उसको काम करने में मदद करती हैं। तो हम इस वीडियो में सिंपल लैंग्वेज के अंदर उन चीज़ों को हम समझेंगे और देखेंगे भी कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें इस फॉरेक्स मार्केट पर इम्पैक्ट डालती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है व्हाट इज़ द फॉरेक्स मार्केट रियली, मतलब फॉरेक्स मार्केट है क्या। ये कोई कसिनो नहीं है, ये कोई जुए का अड्डा भी नहीं है। फॉरेक्स मार्केट जो है एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे करेंसीज एक्सचेंज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कहीं बाहर जाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दुबई जाना है घूमने के लिए, तो वहाँ पे दिरहम लगते हैं, हमारी करेंसी वहाँ पे काम नहीं आएगी। तो जब भी आप अपनी करेंसी को यानी आईएनआर को दिरहम में बदलेंगे तो वो एक फॉरेक्स ट्रांजैक्शन मानी जाएगी, जिसका इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा फॉरेक्स मार्केट पर, बट वो एक फॉरेक्स ट्रांजैक्शन के अंदर आएगी। तो क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं, जब भी कोई भी व्यक्ति एक कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस करते, फॉर एग्जांपल मान लो अब रिलायंस है, तो रिलायंस अगर कोई ट्रंप के साथ मतलब अमेरिका में कोई डील करती है, या टेस्ला इंडिया में कुछ करती है बिजनेस डील, तो एक फॉरेक्स ट्रांजैक्शन माना जाएगा उसको, ठीक है। या बैंक एक्सचेंजेस करेंसी, अगर आप एक बैंक में जाकर आईएनआर देकर या कोई और करेंसीज मान लो यूएसडी देकर आईएनआर लेते हैं, आईएनआर देकर यूएसडी लेते हैं, तो वो भी एक फॉरेक्स ट्रांजैक्शन में आएगा। और अ कंट्री ट्रेड्स विथ अदर कंट्री, फॉर एग्जांपल मान रशिया से अगर हम तेल लेते हैं, या फिर दुबई से तेल आता है, या हम बाहर कहीं पे एक्सपोर्ट करते हैं कोई हमारा सामान, तो वो एक फॉरेक्स ट्रांजैक्शन में आता है, ठीक है। जो ये फॉरेक्स मार्केट हमारा ये 24 आवर्स अ डे 24 घंटे खुलता है दिन में, और 5 दिन खुलता है, सोमवार से शुक्रवार तक। और ये दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है फॉरेक्स मार्केट। अब इसके टाइमिंग्स क्या रहेंगी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 2:30 बजे, तो मान लो डे लाइट सेविंग टाइम पर, और 3:30 बजे अब मान लो खुलता है ये, जब मान लो दिसंबर में, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में, तो 3:30 बजे सुबह खुलता है। और जब डे लाइट सेविंग टाइम बंद होता है लंदन में और यूएसए में, तो 1 घंटा पीछे हो जाता है ये, जो कि रात के 2:30 बजे खुलता है और बंद होता है, ठीक है। तो ये टाइमिंग्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो इन पे ही हम आगे बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं हु मूव्स द फॉरेक्स मार्केट, मतलब फॉरेक्स मार्केट को मूव कौन करता है, कौन इसके मार्केट मेकर्स होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं बैंक्स, जो कि जिनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल होती है। इनके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था पिछले वाली वीडियो में, दोबारा कर लेते हैं थोड़ा। बैंक्स जिनके पास बहुत पैसा होता है, वो हेज फंड्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब ये होते हैं बिग प्लेयर्स। फॉरेक्स मार्केट है बिग प्लेयर्स, मतलब ये एक बार में अपनी मोटी अमाउंट लगाते हैं जो कि हज़ारों करोड़ों में होती है,
बिलियंस ऑफ डॉलर एकदम मार्केट में डंप करते हैं, जिससे मार्केट में बहुत बड़े बड़े मूव्स हमें देखने को मिलते हैं। और हमारा काम यही होता है भी हाई वॉल्यूम उनके साथ मोमेंटम में चलना। उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। और फिर आता है सेंट्रल बैंक्स। सेंट्रल बैंक्स क्या होते हैं, जैसे आरबीआई हो गया, इनके हाथ में मान लो ये पैसा नहीं लगाते मार्केट में, लेकिन इनके हाथ में ये चीज़ होती है अभी इंटरेस्ट रेट्स या फिर जो न्यूज़ आती है वो इनके हाथ में होती है सेंट्रल बैंक की। जैसे आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वो ऐसे मार्केट में पैसे नहीं लगाते, वो न्यूज़ देते हैं, इंटरेस्ट रेट कम ज़्यादा करते हैं अपनी इकोनॉमी को मुद्देनज़र रखते हुए। तो ऐसे मान लो वो इम्पैक्ट करते हैं मार्केट को। दिस प्लेयर ट्रेड विथ ह्यूज वॉल्यूम्स एंड दैट्स व्हाट क्रिएट अ प्राइस मूवमेंट, क्योंकि हमको पता है डिमांड सप्लाई पे ही चलता है मार्केट। तो जब वो एकदम से बड़ी मनी डंप करते हैं तो इम्पल्सिव मूव्स आते हैं उस टाइम पे, एकदम मार्केट ऊपर या एकदम नीचे जाता है। रिटेल ट्रेडर ओनली फॉलो द मूवमेंट नॉट कंट्रोल इट। और बहुत बड़ा मिथ होता है रिटेल ट्रेडर्स के अंदर भी, उनको लगता है भी वो मार्केट से लड़कर जीत सकते हैं, लेकिन वो एक बूंद के बराबर भी नहीं होते हैं। अगर रियली में देखा जाए तो वो एक बूंद के बराबर भी नहीं, क्योंकि वो करोड़ों अरबों रुपए लेकर बैठे हैं ऊपर जो बैंक्स हैं वो। और हम 1000 2000 डॉलर हमारे बिल्कुल भी मायने भी नहीं रखते हैं मार्केट के अंदर। तो इसलिए हमें फ्लो के साथ चलना चाहिए। मतलब जहाँ पे बिग मनी अपना पैसा लगा रही है उसी डायरेक्शन में हमें उसको गैस करते हुए ही, प्रिडिक्शन करते हुए उसकी, उसके साथ ही हमें चलना है लॉजिकली। ऐसे नहीं भी उठे और हमें लगा भी मान लो आज ऊपर जाएगा तो लगा दिए। ठीक है। वाई प्राइस मूव्स अप एंड डाउन, जैसा कि मैंने अभी बताया, डिमांड सप्लाई की वजह से। अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, ठीक है, तो अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है उस चीज़ की, तो उसका जो प्राइस है वो इंक्रीज होएगा। ठीक है, ये एक रिलेशन समझो उसके बीच का। और अगर डिमांड कम है, सप्लाई उस चीज़ की ज़्यादा है, तो प्राइस उसका कम हो जाएगा। इससे एक और चीज़ हम देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक किसान है, ठीक है, पूरे मान लो इंडिया में सिर्फ उसी के पास एक वैरायटी है। फॉर एग्जांपल राइस की एक वैरायटी है उसके पास, ठीक है, उसके पास एक ऐसी वैरायटी है। वैसे ऐसा हो तो नहीं सकता भी एक ही किसान के पास हो, लेकिन फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं भी एक किसान है, उसके पास एक वैरायटी है राइस की, जो कि पूरे इंडिया में सिर्फ उसी के पास है। पूरे इंडिया में सिर्फ उसी के पास है वो राइस, और किसी के पास भी नहीं है। तो उसकी डिमांड क्या है, ज़्यादा है, लेकिन सप्लाई उसकी लिमिटेड है, भी सिर्फ उसी के पास है। तो लोग वो मान लो ज़्यादा पैसा देने के लिए भी तैयार है, क्योंकि उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो कहीं और फुलफिल नहीं हो सकती। ठीक है। और दूसरी ओर अगर हम इसका अपोजिट कर दें, मान लो एक वैरायटी है जो कि मान लो सभी ने पूरे भारत में, सभी ने जितने फार्मर्स हैं सभी ने वो लगा ली, तो मार्केट फुल ऑफ उस वैरायटी का हो जाएगा। तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि पहले ही मार्केट में बहुत ज़्यादा वो है। तो उसकी सप्लाई मान लो ज़्यादा है क्योंकि सभी ने वो लगा रखा है, और डिमांड उसकी है नहीं, क्योंकि मार्केट में जितनी उसकी डिमांड थी वो फुलफिल हो चुकी है, तो उसका प्राइस ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। यही चीज़ हमारी स्टॉक मार्केट में भी होती है। जब डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो प्राइस ऊपर जाएगा। और जब डिमांड कम होती है, सप्लाई ज़्यादा होती है, तो प्राइस नीचे जाता है। सिंपल यही इकोनॉमिक्स के छोटे मोटे रूल हैं जो काम करते हैं मार्केट में। ठीक है। दूसरा क्या होता है, न्यूज़ एंड इकोनॉमिक डाटा। जब भी न्यूज़ या इकोनॉमिक डाटा आता है, न्यूज़ से मेरा मतलब है जैसे सीपीआई हो गई हमारी, ठीक है, और जैसे एनएफपी आती है हर महीने, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, ठीक है। फिर और क्या, सीपीआई, ये एक मान लो होती है फिर
FOMC, इंटरेस्ट रेट्स जिसमें कम ज़्यादा होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं जो कि सेंट्रल बैंक से हो, मतलब जो मेजरली जारी करते हैं, जिनका हाई इम्पैक्ट पड़ता है। यानी इनमें बड़ी कैंडल्स, आपने देखा हुआ बहुत बड़ी कैंडल एक ही सेकंड में या एक मिनट में प्रिंट हो जाती है, तो वे इन न्यूज़ की वजह से होती है। हाई इम्बैलेंस या हाई वॉल्यूम कैंडल्स प्रिंट होती हैं। फिर इंस्टीट्यूशनल बाइंग और इंस्टीट्यूशनल सेलिंग, मतलब कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, ऐसे नीचे आ रहा था मार्केट, लेकिन इस लेवल पे जैसे ही टैप किया ना, बूम, बड़ा वो दे दिया इन्होंने मूव। तो जो ये बाइंग आई है, ये होती है इंस्टीट्यूशनल बाइंग और इंस्टीट्यूशनल सेलिंग की वजह से। या फिर इस सेलिंग का एग्जांपल ये ले सकते हैं, ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा था, एकदम डंप हो गया ये, ऐसे तो नहीं हुआ लेकिन ऐसे मान लो एकदम बड़ा बड़ा मूव आ गया, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल बाइंग और इंस्टीट्यूशनल सेलिंग की वजह से होता है। व्हेन बिग प्लेयर्स बाय अग्रेसिवली प्राइस गो अप, जैसा ही मैंने बताया डिमांड सप्लाई के एग्जांपल में, व्हेन दे सेल अग्रेसिवली प्राइस गो डाउन। सिंपल मैथ है, होप यू अंडरस्टैंड वेल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा आता है फॉरेक्स मार्केट के सेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी टाइमिंग्स चेंज होती है, वो भी मैं बताऊंगा कब होती है। तो एक टोक्यो सेशन होता है जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इसमें ही देख लेंगे वो। तो पहला होता है हमारा एशियन सेशन, जो कि रेंज बाउंड मार्केट होता है जनरली, मतलब इसमें लो वॉल्यूम होती है, लो वॉल्यूम, ठीक, लो वॉल्यूम होती है, यानी साइडवेज मार्केट इसमें रहता है रेंज के अंदर, ठीक है, जनरली एशियन। तो लंदन क्या होता है फिर, लंदन जो होता है वो मैनिपुलेशन वाला होता है, मैनिपुलेशन होती है इसमें जनरली। एंड ये इसके अंदर या फिर मान लो रिवर्सल होते हैं इसमें, या फिर कंटिन्यूएशन होती है, ये दो चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। हाईएस्ट वॉल्यूम न्यूयॉर्क में होती है, और उसके बाद फिर लंदन में होती है, और इसमें सबसे कम वॉल्यूम होती है। तो हम मेजरली ट्रेड जो करने वाले हैं और जो करते हैं वो लंदन है, न्यूयॉर्क। इसमें भी ये नहीं है भी पूरे सेशन में रहती है, इनके स्टार्टिंग के 2 आवर इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, और 2 आवर इसमें ट्रेड कर सकते हैं, 2 या 3 घंटे लगा लो, उससे मैक्सिमम हम नहीं करेंगे किसी भी सेशन में ट्रेड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेशन। अब ये शुरू कब होते हैं, सुबह 5:30 से 11:30 तक एशिया सेशन चलता है, 12:30 से 4:30 तक लंदन सेशन होता है, 5:30 से 9:30 तक न्यूयॉर्क सेशन होता है। तो आप पूछेंगे इनके बीच का 1 घंटे क्या होता है, उसको हम कहते हैं पोस्ट एशिया या फिर प्री लंदन, पोस्ट एशिया या प्री लंदन हम इसको कहेंगे, जो 1 घंटा बीच में बच गया, जिसके अंदर नो ट्रेडिंग जोन होता है। ये इसके बीच में ट्रेड करना अच्छा नहीं होता, क्योंकि मैनिपुलेशन हो रही होती है उस टाइम पे, बहुत ही लो वॉल्यूम होती है। ऐसे ही यहाँ पे 4:30 से 5:30 का जो है, इसको हम कहेंगे पोस्ट लंदन या प्री न्यूयॉर्क। इसके अंदर भी हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैनिपुलेशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक दूँ छोटा सा एग्जांपल, मान लो ये एशिया सेशन था, ठीक है। तो यहाँ पे लंदन में क्या होगा, ये एक मैनिपुलेशन देगा, यहाँ पे फेक मूव देगा, और लंदन सेशन ऐसे कंटिन्यूएशन देगा ऊपर की। अब यहाँ तक हो गया। फिर अब यहाँ पे क्या होगा, लंदन के मान लो न्यूयॉर्क जब ओपन होगा, ये वो या तो इस लो की लिख यहाँ से मान लो मैनिपुलेशन करके ऊपर चला जाएगा, या फिर इसके हाई की मैनिपुलेशन करके नीचे चला जाएगा। तो ये हम सारी चीज़ें देखेंगे कैसे सेशन, लेकिन टाइमिंग्स मैटर करती हैं। ये डे लाइट सेविंग टाइम से पहले की बात है, लेकिन अब जो सेशंस हैं अब करंट में, जैसे मार्च तक जब मान लो डे लाइट सेविंग टाइम बंद नहीं होता, तब इनमें 1 घंटा ऐड कर दो आप। जैसे 12:30 है तो 1:30 पे अब खुलता है,
एंड 5:30 तक ही होता है। ये भी ऐसे ही 6:30 तक अब होता है, मतलब खुलता है, 10:30 तक ये रहता है। तो ये हमारी टाइमिंग्स हैं इनकी। तो ये थोड़ा नोट डाउन स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसका आगे काम आएगी। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, वाई सेशंस मैटर। ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया हर एक सेशन की अपनी अलग वॉल्यूम होती है। जैसे एशिया सेशन साइडवेज होता है, लंदन सेशन मैनिपुलेशन होती है, और हाईली वोलाटाइल होता है न्यूयॉर्क सेशन। तो ऐसे ही हम सेशन की वॉल्यूम्स मैटर करती हैं। ठीक है, तो उसके बाद आता है वोल्टेलिटी। हर एक के अंदर वोल्टेलिटी ज़्यादा होती है। बिहेवियर उन हर एक सेशन का अलग होता है। जैसे एशिया सेशन में साइडवेज रहता है जनरली। ठीक है, लंदन में मैनिपुलेशन होती है, उसमें कंटिन्यूएशन या रिवर्सल होता है न्यूयॉर्क में। तो वैसे ही होता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे है। न्यूयॉर्क एंड लंदन आर द मोस्ट वोलाटाइल, एशियन सेशन इज यूजुअली स्लो एंड रेंज बाउंड। जनरली यही होता है। ठीक है, तो हमें किस टाइम ट्रेड करना चाहिए? ऐसा तो है नहीं भी हम अकेले ही ट्रेड कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा, अगर आप के साथ बहुत बार होता है भी, आपने ट्रेड लिया और मार्केट साइडवेज हो गया, या आपने ट्रेड लिया तो ऐसा पका एसल दे के फिर टीपी दिया। तो जनरली ये मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ये मैनिपुलेशन है, ये मान लो प्री टाइम में होती है, और जो ये होती है ये आप सेशन से बाहर जब ट्रेड करते हो तब होती है। तो इन प्रॉब्लम्स को हम सोल्व कर सकते हैं ये सेशन के टाइमिंग्स को ध्यान में रखते हुए, ताकि हम मैनिपुलेशन से और साइडवेज मार्केट से बच सकें, ताकि जब मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ट्रेड करती है तभी हम ट्रेड करें। तो अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। वाई डू बिगिनर्स लूज मनी? मतलब बिगिनर्स क्यों लूज मनी करते हैं? तो सबसे पहले जो मोस्ट ऑफ द मान लो कारण होते हैं वो यही होते हैं। पहला तो ये कारण होता है उनका भी, जो ट्रेड करते हैं जब भी उठे ट्रेड कर लिया, एक कैंडल दिखी ट्रेड कर लिया। वो सेशन टाइमिंग्स को ध्यान नहीं रखते। वो ये नहीं देखते भी अभी तो सुबह के 3 बजे हैं, मैं क्यों ट्रेड कर रहा हूँ, जब सारी दुनिया सो रही है और कोई ट्रेड है ही नहीं, कोई वॉल्यूम ही नहीं है मार्केट में, तो मैं क्यों ट्रेड कर रहा हूँ। तो इसीलिए वो मालूम है। दूसरा, मार्केट स्ट्रक्चर को वो समझते नहीं है, और खुद की कोई भी स्ट्रेटजी बना के, जो कि एज भी नहीं होती, जिसके अंदर रैंडम कोई स्ट्रेटजी होती है उसको फॉलो करने लग जाते हैं। दूसरा, रिच क्विक स्कीम समझते हैं। जो बिगिनर्स होते हैं वो रिच क्विक स्कीम समझते हैं ट्रेडिंग को। मतलब मैं तो 1 साल में करोड़पति बन जाऊंगा, या 6 महीने में मैं ये गाड़ी ले लूंगा, लैम्बो लेनी है, वो करना है, दुबई सेटल होना है। तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रखते हैं और फास्ट मनी की तरफ भागते हैं। ठीक, और रिस्क मैनेजमेंट की तो ऐसी तैसी करके रखते हैं। रिस्क मैनेजमेंट जो कहते हैं भी, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होती है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए कहते हैं ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होती है। तो हम क्यों रिस्क को फॉलो करें? तो लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने, वैसे होता तो नहीं है ये, मान लो मंडे को आपने $100 कमाए, ट्यूसडे को $100 कमाए, थर्सडे को $100, वेडनेसडे को $100। ठीक है, मंडे 100 कमा लिया अपन ने, ट्यूसडे को भी 100 कमा लिए, वेडनेसडे को भी, थर्सडे को भी, फ्राइडे को भी। मान लो आपका पूरा वीक प्रॉफिटेबल गया, आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए आप, फिर आप क्या करोगे अगले मंडे को? ये जितने कमाए हैं भी, अब मैं तो जीतना ही है, विन तो होना ही है सारे ट्रेड को। तो मैं क्या करता हूँ, ये सारे लगाकर एक साथ में मैं 500 लगाकर 10,000 बना लूँगा, फिर वो अकाउंट ब्लो हो जाता है। तो रिस्क मैनेजमेंट जब तक फॉलो नहीं करेंगे हम, तो कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि जो मार्केट है ना, वो पेशेंस और डिसिप्लिन को रिवार्ड करता है, नो एन अंडरस्टैंडिंग। ठीक, और जो जितना हम मार्केट को अंडरस्टैंड करते हैं उस चीज़ को रिवार्ड करता है, ना कि जो एक्साइटमेंट में आके, या फोमो में आके, फियर में आके, बोर्डम में आके जो ट्रेड करते हैं उसको वो नहीं करता। सो एज अ बिगिनर आपको करना क्या चाहिए, ये भी आएगा आपके अंदर क्वेश्चन। ठीक है,
तो आपको क्या करना चाहिए, अंडरस्टैंड हाउ द मार्केट वर्क्स, मतलब मार्केट को आपको टाइम देना चाहिए। आपको देखना चाहिए भी जो चार्ट के अंदर मूवमेंट्स आ रही हैं, जो चार्ट के अंदर मूवमेंट्स आ रही हैं, मान लो जो अप ट्रेंड है, जो अप ट्रेंड है और जो नीचे जा रहा है मार्केट, या फिर जो साइड में ऐसे ऐसे कर रहा है, कुछ भी कर रहा है मार्केट, तो वो क्यों कर रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। क्या एशिया सेशन है, साइडवेज है, या लंदन सेशन है, मैनिपुलेशन हुई है तो, या कंटिन्यूएशन आई है, तो क्या ये न्यूयॉर्क सेशन है। तो उसको पीछे देखना है, उसके प्राइस के बिहेवियर को करना है। ये जो मैंने सेशंस की आपको बात बताई, ये बिहेवियर से पता चलता है। भी आप 1 महीना 2 महीना आप मार्केट को ऑब्जर्व करते हो, जिससे आपको पता चलता है भी हाँ एशिया सेशन की टाइमिंग है ये, इसमें साइडवेज ही रहेगा, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम मार्केट ने यही किया है। उसके बाद लंदन है, मैनिपुलेशन ही करेगा, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम वो मैनिपुलेशन करता है। न्यूयॉर्क है, मैंने देखा 60% ऑफ द टाइम इसने कंटिन्यूएशन दी है, भी यहाँ पे मैनिपुलेशन होगी, उसके मूव को कंटिन्यू किया, तो ये कंटिन्यू ही करेगा। तो ऐसे ही आप उसके प्राइस के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करोगे और देखोगे भी पास्ट में उसने क्या किया है और आगे क्या कर सकता है। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, मतलब ये एक कहावत कही जाती है हमारे यहाँ पे भी, नींव जितनी मजबूत होएगी, बिल्डिंग उतनी ही ऊंची आप खड़ी कर सकते हो उस पर। अगर नींव ही कमज़ोर है आपकी तो इमारत ढह जाएगी। तो इसीलिए फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है। जितना टाइम आप मार्केट स्ट्रक्चर को समझने में, मार्केट को एनालाइज करने में, या फिर उसकी वर्किंग को समझने में लगाओगे, उतना ही जल्दी आप प्रॉफिटेबल बनोगे। इफ़ यू आर राइट, गेट दिस राइट, एवरीथिंग बिकम ईजियर। और अगर आपको ये 3 पॉइंट भी अगर समझ आ गए, इनको फॉलो कर लिया और इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट ऐड कर दी और एक सिस्टम को फॉलो करने लग गए, बस इतनी ही है भाई ट्रेडिंग, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है ट्रेडिंग के अंदर। तो आपको क्या चीज़ अवॉइड करनी है अभी, पहली सिग्नल, किसी टेलीग्राम चैनल में नहीं आपको बढ़ना, आपको खुद ट्रेडिंग करनी है और सीखना है। दूसरा स्ट्रेटजी कॉपिंग, किसी भी यूट्यूबर पे बिना बैक टेस्टिंग के स्ट्रेटजी कॉपी मत करना किसी की। कि मैं लाइव स्ट्रीम पे गया, उसने बाय बोला तो मैंने बाय कर लिया। क्यों कर लिया भाई, आप सीखो ना वो चीज़ पहले। उसके पास कॉन्फिडेंस है, उसके पास एज है, उसको पता है भी वो क्या कर रहा है, लेकिन आपको नहीं पता। तो थर्ड चीज़ जो है वो क्या है, डेली ट्रेड करना। कोई भी ट्रेडर डेली ट्रेड नहीं करता, चाहे कितना भी बड़ा ट्रेडर है, डेली सिर्फ गैम्बलर ट्रेड करता है। डेली ट्रेड भी नहीं करना है हमको, क्योंकि डेली ट्रेड सेटअप ही नहीं बनते हैं भाई डेली। हफ्ते में 3 या 4 सेटअप बनते हैं, 3 4 तो ज़्यादा कहते हैं, 2 या 3 सेटअप अच्छे बनते हैं। बाकी आप ओवर ट्रेडिंग करके आपकी कैपिटल उड़ा दोगे अगर ज़्यादा ट्रेड करोगे तो यही था गाइज आज की वीडियो में। अगली वीडियो में हम कैंडलस्टिक्स, टाइम फ्रेम्स और प्राइस हमको क्या बताता है, मार्केट स्ट्रक्चर, ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। और क्या थ्योरीज मार्केट में लगती हैं, थोड़ा मोटा उसको देखेंगे। और ट्रेंड क्या होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, कंसोलिडेशन, साइडवेज, ये क्या होती हैं टर्म्स, इनके बारे में भी थोड़ा देखेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक कर दिए, कमेंट करके बताइए भी क्या मैं और अच्छी चीज़ें कर सकता हूँ और क्या मेरे को इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। किस टाइप की आपको वीडियोस पसंद, लॉन्ग वीडियोस पसंद है या शॉर्ट में मैं आपको बताऊँ थोड़ा और, या थोड़ा और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है मेरे को, थोड़ा बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये इतना अमेजिंग कंटेंट ऐसे व्यर्थ ना जाए और ताकि थोड़ा मेरे को भी मोटिवेशन मिले। इसको शेयर कर दीजिए जितना हो सके उतना ज़्यादा, ताकि थोड़े व्यूज़ आएँ तो मेरा भी और जल्दी आपके लिए कंटेंट बनाने का मन करे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।
थैंक यू भाई, बाय।